हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो सीएसएस एक मस्ट लर्न स्किल है। पिछले वीडियो में हमने एचटीएमएल सीखा था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो एचटीएमएल स्ट्रक्चर देता है और सीएसएस उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या है? सीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टाइल स्टाइल शीट्स। सीएसएस का काम होता है कलर देना, फॉन्ट चेंज करना, लेआउट बनाना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। ऐसे मान लो कि अगर एचटीएमएल स्केलेटन है तो सीएसएस बॉडी और क्लॉथ हैं। विदाउट सीएसएस एक एचटीएमएल पेज में तुम्हें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, एक बोरिंग लुक मिलेगा। और जब तुम एचटीएमएल पेज में सीएसएस डालते हो तो तुम्हें एक अट्रैक्टिव यूआई देखने को मिलेगा, प्रॉपर स्पेसिंग और प्रोफेशनल वेबसाइट तुम्हें देखने को मिलेगी। अब देखो, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस के टाइप्स देखो, टाइप नंबर 1, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, अब देखो मैंने आपसे पहले पे ही फाइल बना रखी है तो मैं सिर्फ उनको ओपन कर लेता हूँ। पहले मेरी है स्टाइल और उसके बाद है मेरा ये, है ना। तो अब देखो समझो, शिफ्ट प्लस 1 दबा के एंटर मारूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा एक बॉयलर कोड एचटीएमएल का। और उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन है ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले कि हम एचटीएमएल में हम सीएसएस यूज करते ही क्यों हैं। तो पहले मैं एक एच वन टैग बनाता हूँ। एच वन टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो सीएसएस, और उसके बाद बनाता हूँ थोड़ा कंटेंट डालने के लिए पी टैग, और उसके अंदर लिखता हूँ लॉरेन 45। अभी लॉरेन 45 क्या है तो एचटीएमएल की वीडियो देख के आओ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देख के आओ। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास हेलो सीएसएस है, और हेलो सीएसएस के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ, यानी कि थोड़ा सा गैप चाहता हूँ। तो देखो, होता क्या है, अब मैं इसको अगर मैं लाइव प्रीव्यू पे चलाऊं और इसको यहाँ से ओपन इन ब्राउजर करूं, हो जा, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक सीएसएस और उसके बाद मेरा पूरा का पूरा एक पैराग्राफ टैग। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरा शायद उसके अंदर तो खुल गया ना। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो, यहाँ पे मैं इस ब्रेक को हटा देता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है। अब देखो, मेरे को ना यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मेरे को मेरा मेरा एक ये ब्लॉग वेबसाइट है तो मेरे को ये अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर कुछ और हो, पैराग्राफ ऐसे ना है, पैराग्राफ थोड़े स्पेसिंग के साथ आए, उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, या मान लो उसका जो फ़ॉन्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसके पास एक बैकग्राउंड आ जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम सीएसएस को यूज़ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें इनलाइन सीएसएस बताता हूँ। इनलाइन सीएसएस तुम्हारी सीधा एचटीएमएल के अंदर डायरेक्ट यूज़ की जाती है, मतलब कि तुम एचटीएमएल के उस एलिमेंट के टैग के अंदर लिखो स्टाइल और उसके बाद लगाओ इक्वल्स टू, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि H1 का जो है बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए, है ना। तो देखो, अब मैं जाऊँगा इस पे तो उसका बैकग्राउंड कलर एक एक्वा हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इनलाइन सीएसएस। ठीक है, हमारी 3 टाइप की होती है मेजरली, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ पहले। हमारी 3 टाइप की होती है। हमारा दूसरा जो टाइप है, हमारा दूसरा टाइप है इंटरनल इंटरनल सीएसएस, और तीसरा जो हमारा टाइप है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। अब देखो, इनलाइन सीएसएस मैं तुम्हें दिखाई चुका हूँ, तो तुम सीधा एचटीएमएल के पेज के अंदर उसके एलिमेंट में ही डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ कि देखो यार, ये कभी भी यूज मत करना। क्यों? मैं तुम्हें पहले तीनों समझा दूं उसके बाद। चलो, अब मैं बढ़ता हूँ अपनी अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस सीधा सीधा मान लो कि एचटीएमएल फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर जो सीएसएस लिखी होगी वो सीएसएस सीधा तुम्हारे एचटीएमएल के ऊपर लग जाएगी। तो देखो, मैंने यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल के नीचे स्टाइल लिखा और फिर टैब दबा दिया, तो मेरे लिए एक स्टाइल टैग बन के तैयार है। यही फायदा होता है यार वीएस कोड का, तो प्रेफर करो तुम वीएस कोड ही। तो ठीक है, अब मैं इस स्टाइल टैग के अंदर जितनी भी सीएसएस दूंगा, यानी कि मैंने यहाँ पे दिया ये, और इसका बैकग्राउंड दिया मैंने ब्लू, और पहले मैं इसको हटा देता हूँ।
क्यों बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हेलो सीएसएस का कलर है वो आ गया हमारे पास ब्लू। ऐसे ही मैं यहाँ पे देता हूँ पी टैग को उसका कलर येलो के लिए। तो देखो हमारा ये जो है हमारा पैराग्राफ टैग भी येलो हो चुका है। तो अब ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस। हमारी एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और अब मैं चलता हूँ तुम्हें बताने के लिए कि चलो इसके अंदर भी तुम वैसे ही जैसे तुमने स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस लिखी थी ना, तुम वही लिख सकते हो। तो मैं उससे कॉपी करके ले आता हूँ एच वन से लेके ये तक। ठीक है, तो अभी देखो मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है और मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये नॉर्मल ही है, अभी नॉर्मल ही है। जब अभी अब मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ पे करा कंट्रोल बी और यहाँ पे ऑल्ट प्लस ये, तो तुम देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा, तुम्हें देखने को मिलेगा यार अब भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वेबसाइट को। क्या कर रहे हो तुम, है ना? ये क्यों नहीं हुआ तुम मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, यहाँ से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। तो अ, देखो क्यों नहीं हुआ ये, इसका सिर्फ एक रीजन है कि हमने अपनी जो सीएसएस फाइल है उसको एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक नहीं किया। उसको कैसे बताया मैं एचटीएमएल फाइल को बिना किसी उसके कि तुम्हारे पास भाई सीएसएस है, वो तो ये सोच के बैठा है ना कि भाई नहीं है। तो देखो उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग को। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास वीएस कोड है, तो वीएस कोड तो मैं सजेशन देखा देता रहता है। तो मेरे मेरे को यहाँ पे दिखा लिंक कॉलन सीएसएस, तो मैंने उसको मारा एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक लिंक टैग। ये हो गया हमारा लिंक टैग। इसके अंदर है एक रेफ और उसके अंदर लिखा हुआ है स्टाइल शीट, मतलब कि स्टाइल स्टाइल को हम रिलेटेड कर रहे हैं इसमें। और इसको कहते हैं रेफरेंस। और ये हमारा किस फाइल से लेना है, वो किस फाइल से हमें सीएसएस लेनी है वो हम यहाँ डालते हैं। तो अगर तुम्हारी फाइल इस फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, तो तुम यार दूसरे के मतलब उसका फिर पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस डालना, उसका पूरा पाथ डालना, तो तुम्हें तुम्हारी सीएसएस मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे अपना लाइव सर्वर चलाता हूँ, तो देखो आ गई। मैं पहले इसका कलर चेंज करता हूँ, डार्क रखता हूँ। लाइक मैं इसका कलर देता हूँ रेड। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यार ये होते हैं। अब देखो मैंने क्यों कहा था वहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ये कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से हटा दी थी मैंने इनलाइन केसेस। देखो यार यहाँ पे बात आ जाती है प्रायोरिटी की। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को लड़ाते हैं, मतलब लगाते हैं, तो हमारी जो इंटरनल है वो जीत जाती है। देखो जैसे कि मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और मैंने यहाँ पे ब्लू की जगह दे दिया रेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर H1 का इंटरनल में रेड है और एक्सटर्नल में ब्लू है, तो कायदे से आना चाहिए रेड, और रेड ही आया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देखो प्रायोरिटी हमेशा इंटरनल वाले को ज़्यादा मिलेगी अगर यहाँ पे बात हुई एक्सटर्नल और इंटरनल की। बट अभी ट्विस्ट है बेटा, यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल स्टाइल और स्टाइल के अंदर लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर को रखता हूँ एक्वा। तो प्रायोरिटी यहाँ इनलाइन केसेस की ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि तुम देखो एक्सटर्नल में भी लगी हुई है जिसमें ब्लू है, और हमारे पास इंटरनल में भी लगी हुई है जिसका रेड है, और हमने यहाँ पे दिया है एक और सीएसएस जिसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसका मतलब तुमने इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कराया, उसमें हम इंटरनल तो जीत गई, लेकिन जब तुमने इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वर्सेस इनलाइन कराया तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस जीत गई। समझे? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसलिए मैं रेफर कर रहा था कि तुम कभी भी इनलाइन सीएसएस मत देना, और अगर तुम इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर रहे हो तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए करना। सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे लिए आती है एक्सटर्नल सीएसएस। क्यों? क्योंकि देखो यार एक तो तुम्हें ना सिर्फ एक अलग फाइल में सीएसएस मिल जाती है, तो वो एक क्लीन सीएसएस हमें मिल जाती है। हमें प्रोफेशनल ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं, और देखो रियल वर्ल्ड यूज़ में सबसे ज़्यादा यही आती है। हम भी पूरी वीडियो में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादातर। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेजी दिखा अपना थोड़ा लेजी लुक दिखा दूँ, तो मैं इसमें इंटरनल भी यूज़ कर सकता हूँ, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों का सिंटैक्स सेम ही है। तो सिंटैक्स से याद आया, चलो तुम्हें सीएसएस के सिंटैक्स बता दी जाए। तो अब आते हैं सिंटैक्स सिंटैक्स ऑफ सीएसएस। देखो इसके अंदर होता है एक सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है बताऊंगा अभी। और दूसरा होता है प्रॉपर्टी, और
तीसरा होता है हमारे पास वैल्यू। अब देखो सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर होते हैं ये H1, ये P, ये हमारे H1 टैग, ये P टैग, ये हमारे सिलेक्टर है। ठीक है, सिलेक्टर का मतलब यहाँ पे हो गया किस एलिमेंट पे स्टाइल ऐड कर दो तुम। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं विच एलिमेंट यू अप्लाई द CSS, उसके बाद मैं आता हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ये चीज, बैकग्राउंड कलर, कलर, और इसके बाद भी बहुत सारी होती हैं जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि तुम्हें उस एलिमेंट पे क्या चेंज करना है। ठीक है, व्हाट चेंज यू वांट। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब होता है कितनी मात्रा में, मतलब कि कितना चाहिए तुम्हें, परसेंट में चाहिए, कितना पिक्सल चाहिए, ये चीज होती है वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये लिखा कुछ ऐसे ही जाता है जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया, सेलेक्टर, मैंने यहाँ सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं हमारे होते हैं कोड ऑफ ब्लॉक। तो इनके अंदर हमने लिखा कलर, मतलब हमने लिखी एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिखी उसकी वैल्यू और लगाया सेमीकोलन। तो एक हमारा ये CSS का सिंटैक्स पूरा तैयार है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉरी क्या बोल गया, ये डॉक्यूमेंट्री है, तुम इसको रेफर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में तुम्हें हेल्प करेगी, तो डॉक्यूमेंटेशन याद जरूर रखना MDN की। तो अब देखो यहाँ पे HTML, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक CSS का सिंटैक्स जो मैंने तुम्हें बताया। देखो ऐसे ही होती है यार, तुम्हें CSS में भी कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें भी सब कुछ सारा आसानी है। तुम्हें अगर बैकग्राउंड लगाना है तो तुम बैकग्राउंड कलर लगाओ, तुम्हें अगर कलर यूज़ करना है या उसका फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करना है तो उसके लिए तुम कलर यूज़ कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सेलेक्टर्स। कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, पापा तुमने बता तो दिया, सेलेक्टर से H1 होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं ये भी तो होगा कुछ। हाँ, होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। इस ये क्या हो रहा है, बहुत टाइप के होते हैं। लाइक पहला होता है एलिमेंट। एलिमेंट सिलेक्टर मैं तुम्हें दिखाई दिखाई चुका हूँ। एलिमेंट ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर, कि तुमने उस टैग का नाम ही उस टैग के नाम पे ही तुमने अप्लाई करा और वो उस पे यहाँ पे CSS लग गई, तो वो होता है तुम्हारा एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरे पे आते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरे पे आते हैं, दूसरा होता है हमारा मैं इससे पहले तुम्हें ना कुछ समझाना चाहता हूँ, क्लास और आईडी। देखो यार क्लास क्या होती है, क्लास एक तरीके से मान लो एक ग्रुप होता है, कि जैसे कि तुम्हारे स्कूल में क्लास होती थी, बहुत सारी क्लासेस होती थी। अब तुम मान लो तुम उसमें एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास में 12th क्लास के स्टूडेंट हो। तो देखो, अगर तुम्हें प्रिंसिपल कहता होगा असेंबली में कि क्लास 12 ग्राउंड में रुकेगी, तो इसका मतलब तुम क्लास 12 ही तो रुकती थी ना। क्लास अगर तुम क्लास 12 में हो तो तुम्हारे साथ वाले ही रुकेंगे, जो 12th में होंगे, 12th के ही स्टूडेंट्स जो हैं वो रुकेंगे। तो ये होता है पूरा का पूरा एक क्लास होती है ये। अगर तुम इस क्लास को, अगर क्लास देखो लिखी हुई कुछ ऐसे जाती है, जैसे कि मैंने इसको क्लास मतलब एक पी टैग के अंदर मैंने क्लास दे दी, क्लास का नाम मैं दूंगा मेन। ठीक है, तो अभी ये ना देखो, अभी तो एक बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा वेब पेज है। जब हम क्लास लगाते हैं ना तो क्लास पे क्लास मैंने मेन दे दी। अब मेन जिस टैग पे मेन होगी तो उस पे मेन क्लास अप्लाई हो जाएगी। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेन, मैंने यहाँ पे इसको हटा के मेन लिखा, तो देखो मेन लिखा और यहाँ पे दिया रेड, तो देखो यहाँ पे इसका ये चेंज हो गया। ये फायदा है क्लास का। क्लास हमेशा डॉट से लिखोगे और क्लास का नेम तुम लिखोगे। और जैसे कि तुम्हें एक ही क्लास के अंदर बहुत सारी क्लास देनी है, तो तुम दबाओगे एक बार स्पेस और उसको दे दोगे main2, तो ये भी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दिया डॉट main2 और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, मैंने फॉन्ट साइज दिया 2 रैम, तुम देखोगे यार साइज इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसको 100 पे करता हूँ, तुम्हें ऐसे समझ में आया, मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो देखो कितना बड़ा हो गया। तो इसका यहाँ पे क्लास होती है अप्लाई। और दूसरा जो हमारे पास है वो है आईडी। आईडी होती है यूनिक चीज। अब देखो जैसे कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारा नाम है जैसे कि तुम्हारा नाम हो गया, मान लेते हैं तुम्हारा नाम कुछ भी है, तुम्हारा नाम है चिंटू। ठीक है, तो चिंटू नाम के तुम्हारे क्लास में 2 हैं, तो यार तुम्हारी पहचान किससे होगी, है ना। तुम्हारी पहचान होगी तुम्हारे रोल नंबर से, है ना, जो भी तुम्हारा रोल नंबर होगा।
जैसे कि तुम्हारा रोल नंबर होगा 11, ठीक है। तो चिंटू तुम्हारा नाम है और चिंटू क्लास में 2 हैं, कौन से चिंटू को कॉल करी है, उसका रोल नंबर 11। तो प्रिंसिपल ने बोला असेंबली में स्टेज पे खड़े होके, चिंटू जिसका रोल नंबर 11 है वो स्टेज पे आ जाए। तो भले ही तुम्हारी फटे, लेकिन ये तुम्हारी एक यूनिक आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, देखो क्लासेस तुम कितनी भी टैग्स पे दे सकते हो, लेकिन आईडी तुम सिर्फ एक ही टैग को दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, और आईडी के अंदर मैंने लिखा एच। और देखो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे हैश लिखते हैं, और उसके बाद जो हमने आईडी का नाम दिया होगा वो लिखते हैं, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इसका कलर व्हाइट। कलर व्हाइट करने से क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को कमेंट में। कलर व्हाइट करने से ये होगा कि जो तुम्हारा फोन का कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो ये व्हाइट हो गया। तो बस ये होते हैं हमारे थोड़े से ये, और एक मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 बता दिए, 2 सिलेक्टर्स और बता दिए, जिन्हें तुम कहते हो। एक हो गया सेलेक्ट क्लास सिलेक्टर, और हमारे पास तीसरा हो गया आईडी सिलेक्टर। अब हमारे पास जो अगला सिलेक्टर है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर तुम्हारा रिप्रेजेंट होता है स्टार से, यानी कि जब तुम एक स्टार दे देते हो और उसका बैकग्राउंड, एक स्टार लिखने के बाद तुम उसका बैकग्राउंड कर देते हो ब्लैक। अब देखना यहाँ पे तुम्हारी पूरी HTML की बॉडी ब्लैक हो चुकी है। और यहीं पे मैं अगर ये करूँ ना कलर व्हाइट, जब मैंने यहाँ पे लगाया यूनिवर्सल टैग जो स्टार से रिप्रेजेंट होता है, और मैं उसके अंदर बैकग्राउंड दिया ब्लैक, तो हमारी पूरी बॉडी ब्लैक हो गई, और जो हमारा डिफॉल्ट साइज हो गया फॉन्ट के कलर का वो व्हाइट हो गया। तो पूरी बॉडी पे अगर तुम्हें कुछ काम करना हो तो तुम यूनिवर्सल टैग का यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम तुम्हें पसंद भी आएगा या तुम्हें थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, कलर इन CSS। अब देखो यार, तुम ना कलर्स को बहुत टाइप से दे सकते हो, या तो कलर नेम से दे दो, है ना। एक होता है तुम्हारा हेक्स कोड, और एक होता है तुम्हारे पास RGB। RGB का मतलब क्या हो गया, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना। हेक्स कोड का क्या मतलब हो गया, देखो हेक्स का मतलब इससे शुरू होगा और जाएगा तुम्हारा एफ 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 एफ, ठीक है, यानी कि 6 बार। अब 6 बार ही क्यों, देखो एक चीज समझो, हेक्स के यहाँ पे हेक्स कोड का मतलब हो गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे 0 से लेके 9 तक शुरू होते हैं, अगर मैं जहां तक करेक्ट हूँ, और उसके बाद हमारी ABCD स्टार्ट हो जाती है, अब जो हमारी A से लेके F तक जाता है ना। तो देखो यहाँ से तुम F का मतलब हो गया फुल। अब मैं ना तुम्हें ये चीज करके दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे देखा, ये अगर हम नेम से दे रहे हैं तो हो गया कलर नेम। अब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ FF0000, कितने हो गए हैं, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे शुरू का, यहाँ पे ना जरा एक चीज ये समझो, कहाँ गया नोट्स। जब भी तुम शुरू के 2 की बात करते हो, शुरू की 2 की, तो वो होते हैं तुम्हारे रेड। उसके बाद जब तुम उसके बाद की 2 की बात करते हो तो वो होते हैं तुम्हारे ग्रीन। और उसके बाद जब तुम इनके बाद वाले की बात करते हो तो वो होता है तुम्हारा ब्लू। तो मतलब कुल मिला के ये हेक्साडेसिमल भी RGB पे ही काम कर रहा है। शुरू के 2 हमारे रेड, उसके बाद के 2 तुम्हारे ग्रीन, और उसके बाद वाले ब्लू। तो ये भी तुम्हारा RGB पे ही काम कर रहा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, यही होता है इसमें ज़्यादातर। तो तुम्हें यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा कि मैंने जब यहाँ पे 2 F लगाए तो यहाँ पे रेड हो गया, बाद के लगाए तो यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ पे बाद के लगाए तो फिर ब्लू हो गया। तो बस यही होता है। और RGB डिफाइन तुम कैसे करते हो, देखो RGB तुम ऐसे लिखते हो यार, मतलब इसका ना थोड़ा सिंटैक्स है। जो हमारा RGB है ना, इसको तुम कुछ इसका लिखते हो, जैसे कि एक कलर प्रॉपर्टी तुमने ली और उस कलर के अंदर RGB लिखा, और उसके बाद ये। अब इसकी रेंज होती है, 3 होते हैं देखो इसके अंदर भी, RGB। अब बात को समझो, ये RGB तुम ऐसे नहीं लिखोगे इसके अंदर ये इन सब की जो रेंज है ना वो जाएगी 0 से लेके 255 तक, ठीक है। अब देखो लाइक मैंने कि यहाँ पे कलर लिया और उस कलर जी में RGB लगाया, और उसको मैंने दिया 255, यहाँ पे गैप 0, यहाँ पे गैप 0।
तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब लाइक सेम थिंग मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ये, तो ये ग्रीन हो गया। सेम चीज मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा ब्लू हो गया। तो देखो बात को समझना, ये नंबर पे है, ये यहाँ पे तुम्हारा तुम्हारे उस पे हो गया हेक्साडेसिमल के लिए, या फिर तुम कलर नेम का यूज कर सकते हो। अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कलर नेम्स का तुम यूज कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें हेक्स कोड आरजीबी क्यों बताया। देखो हेक्स और आरजीबी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज होते हैं। तो अब देख लो यार, तुम्हें जैसे मर्जी। वैसे तो तुम मतलब अगर तुम वीएस कोड यूज कर रहे हो ना, तो लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ, और मैंने यहाँ पे ना जैसे कि मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को यहाँ के ना सारे कोड देख रहे हो तुम, ये यहाँ पे कोड मिल रहे हैं मेरे को, और कलर्स मिल जाते हैं यार, उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत है नहीं, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है तुम्हारा यूनिट। अब यूनिट्स में मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा पिक्सल, फिर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें परसेंटेज, फिर मैं पढ़ाऊंगा तुमको एम, और फिर पढ़ाऊंगा रैम, और फिर वी एच एंड व्यू पोर्ट। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें अब हम बात करते हैं सीएसएस यूनिट्स की। यूनिट का मतलब होता है साइज मेजर करना। जैसे रियल लाइफ में मीटर, सेंटीमीटर, इंच, वैसे ही सीएसएस में पिक्सल, परसेंटेज, रैम, वीएच, व्यू पोर्ट आते हैं, है ना। तो देखो यार, पिक्सल क्या करता है, पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट होती है, मतलब पूरी स्क्रीन की एक फिक्स्ड यूनिट होती है। मैं लाइक पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट होती है। जैसे कि तुमने, मैं क्या बताऊं, 200 पिक्सल लिया, 200 पिक्सल का मतलब 200 पिक्सल ही रहेगा, यानी कि इस स्क्रीन का जो 200 पिक्सल एरिया होगा वो ले लेगा। लाइक मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं थोड़ी सेटिंग वाली करता हूँ पहले, हो जाओ ऊपर। मैंने ये हटाया, मैं अभी इसको भी हट रहने देता हूँ, और मैंने इसको हटाया। मैंने लिया डिव, डिव को मैंने एक क्लास दी, और क्लास मैंने बनाई पहला कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक h1 हेडिंग ले, h1 भी छोड़ो छोड़ो, इतना समझो कि मैंने अभी एक डिव लिया, और डिव का जो मैंने कंटेनर ले लिया, और कंटेनर को जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं इसको कंटेनर लिखता हूँ ऑल कंटेनर। सही है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है जी। उसके बाद कंटेनर, कंटेनर को मैंने जो विड्थ दी वो दी मैंने 50 पिक्सल, और जो होगा ना, तो उतना इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, इसको मैंने उतना बैकग्राउंड दे दिया। ब्लैक दे देता हूँ मैं, तुम्हें ब्लैक देखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया है, तो शायद वही सोचा था, तो मैं यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ, यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ, हाइट भी मैं देता हूँ 50 पिक्सल की। तो देखो यहाँ पे इसको एक 50 पिक्सल की हाइट मिल गई, और एक 50 पिक्सल की ब्रेथ मिल गई। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, देखो 250 250। अब यहाँ पे एक चीज़ का मतलब ध्यान समझना, यहाँ पे 250 पिक्सल का मतलब मेरी स्क्रीन में ही नहीं, ये तुम्हारी स्क्रीन में भी 250 पिक्सल ही लेगा। ये एक फिक्स्ड यूनिट है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर बॉर्डर बनाने के लिए, आइकन बनाने के लिए, या स्मॉल स्पेसेस के लिए। अब बात करते हैं हम अपनी परसेंटेज की, है ना। कि भैया पिक्सल तो बता दिया, परसेंटेज भी बताओ। मैं कहता हूँ चलो जी बता देता हूँ। अब मैंने ना इसके लिए मेरे को चाहिए होगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैंने इसके अंदर बनाया एक चाइल्ड क्लास, एक डिव, और उसको मैंने क्लास दी एक चाइल्ड। और तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे उस चाइल्ड को कॉल किया, चाइल्ड को कॉल करने के बाद मैंने उसको जो हाइट दिलवाई है, उसको जो मैंने हाइट दिलवाई है, वो हाइट मैंने दिलवाई है 50%, और ब्रेथ जो मैंने ली है वो हो गई 30%। और जो इसका जो होगा बैकग्राउंड कलर, वहाँ पे मैंने ब्लैक दिया है, तो यहाँ पे मैं एक्वा दे दूंगा, है ना। अब देखो बात को समझना, मैंने यहाँ पे 2 डिव बनाए, और डिव के अंदर एक डिव है, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स है, और यहाँ उसके अंदर एक और बॉक्स है। अब तुम देखो यार ये हुआ क्या, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे अगर इसको 50% दिया है ना, 50% की हाइट दिया है, तो 50% का मतलब इस पूरी स्क्रीन की 50% नहीं, ये इस हाइट की, इस कंटेनर की, इस जो इसका ये पेरेंट डिव है, ये
इसकी 50% हाइट ली है इसने, तुम शायद देख सकते हो ये बिल्कुल इसके हाफ में आ रहा है ना, और इसकी ही 30% ब्रेथ ली है इसने, 30% है इसका। तो परसेंटेज कुछ ऐसे यूज होती है। परसेंटेज हमेशा पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर पेरेंट 1000 पिक्सल का है तो 50% का मतलब तुम्हारा 500 पिक्सल ही होगा। ये ज्यादातर तुम ना रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मतलब यूज करते हो। तो देखो, अब हम आते हैं अपने एम पे। एम का मतलब ई एम, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये देखो ये है ना। अब आते हैं एम पर, मैं ये हटा देता हूँ, अगर यूज होगा तो दोबारा बना लेंगे। मैं कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने एक डिव बनाया बॉक्स के नाम से। बॉक्स मैंने बना लिया और यहाँ पे उसको बॉक्स को लिखता हूँ और यहाँ पे उसको देता हूँ। बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट भी लिखता हूँ मैं, लाइक बॉक्स के अंदर कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड का जो मैंने फॉन्ट साइज रखा है उस फॉन्ट साइज को मैं 2M कर देता हूँ। अब इनका जो फॉन्ट साइज है ना वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पेरेंट के फॉन्ट साइज पे। अगर पेरेंट्स का फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दे रखा, अगर जैसे कि मान लो अगर मैं देता तो मैं इसका तुम्हें दिखाने के लिए ना मैं तुम्हें इसका कलर दिखा देता हूँ। इसका कलर जो है वो हो जाएगा व्हाइट। ठीक, आ रहा है ये? ठीक है। तुम ये समझो कि यार चलो मैं ना तुम्हें बता ही देता हूँ यार, मैं ना कंटेनर के अंदर एक पी टैग बनाता हूँ। पी टैग में कंटेनर से ये हाइट एंड ब्रेड्थ तो यार लेनी पड़ेगी हमारे को। मतलब यार तुम ना ये समझो कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ कंटेनर में ना अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता, अगर मैं कंटेनर में एक फ़ॉन्ट साइज़ देता, यानी कि कुछ लिखता, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिख दिया हाय, मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ होता 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। तो जब मैं इसकी जो कंटेनर के अंदर जो क्लास है, कंटेनर के अंदर जो क्लास है, कंटेनर के अंदर जो क्लास है मेरी बॉक्स, उसको मैंने जब 2M दिया तो उसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि ये लेगा 32 पिक्सल। समझे? यानी कि तुम यहाँ पे जितना दोगे उतना उसका मल्टीप्लाई कर दो तो उतना ही तुम्हारा ये आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है एक, इसमें नेस्टेड इन कंफ्यूज हो सकता है। इसको तुम यूज़ कर सकते हो पैडिंग के लिए और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, लेकिन केयरफुली, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लगाना चाह रहा था। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं है ना शायद ये, हाँ अभी लास्ट नहीं है, अभी इसके बाद एक और है। तो अब आते हैं हम अपने रैम पे। अब देखो बात को समझना, रैम हमेशा HTML टैग की फ़ॉन्ट साइज़ से वैल्यू लेता है। लाइक मैंने यहाँ पे ना इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मैंने HTML, मैंने यहाँ पे लिखा उसका फ़ॉन्ट साइज़, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया इसका 16 पिक्सल पिक्सल, और फिर यहाँ पे बनाया मैंने एक डॉट बॉक्स जो कि मैंने वहाँ पे दे रखा है, और इस बॉक्स को मैंने जो अपना साइज़ दिया है वो साइज़ दिया है मैंने 2 रैम दे देता हूँ मैं, 2 रैम। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर HTML का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अगर 16 पिक्सल होगा तो बॉक्स का 2 रैम है। तो अब देखो, चाहे तो कुछ पेरेंट हो सकते हैं, मतलब चाहे पेरेंट्स कुछ भी हो, 2 रैम का मतलब तुम एक तरीके से बोलो कि 2 रैम का मतलब हमेशा 32 पिक्सल होगा, चाहे पेरेंट्स का कितना भी हो। ठीक है, मतलब वैल्यू लेता है ये HTML के टैग से वैल्यू लेता है, लेकिन अगर इसका पेरेंट्स कुछ भी हो ना तो मतलब यहाँ पे 2, अगर तुमने यहाँ पे 2 रैम दिया है तो उसका मतलब 32 पिक्सल्स हो गया। प्रिडिक्टेबल है और तुम इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। इसको ज़्यादातर यूज़ जहाँ करते हैं वो करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ में, स्पेसिंग में और रियल प्रोजेक्ट्स में। अब हमारे पास लास्ट आता है बट नॉट द लीस्ट, और भी सारे हैं, और भी सारे यूनिट्स हैं। तुम डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, उनको प्रेफर करो यार, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारे पास जो आता है वो आता है व्यू पोर्ट। करूँ तो कैसे करूँ? VH और VW स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड करते हैं। 100 VH का मतलब फुल स्क्रीन हाइट हो गई, और 100 VW का मतलब हो गया तुम्हारा फुल स्क्रीन ब्रेड्थ। यानी कि मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 100 का मतलब हो गया फुल फुल हाइट फुल हाइट, और 100 VW का मतलब हो गया फुल ब्रेड्थ। ठीक है, इसको ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं हीरो सेक्शन के लिए और तुम्हारा फुल स्क्रीन लेआउट के लिए। वैसे मैं भी ज़्यादातर ना देखो सबसे ज़्यादा मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्योंकि देखो यार इससे ना तुम्हारी काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो
अभी मैं तुम्हें ना एक क्विक कंपैरिजन बता देता हूँ। पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एम क्या होता है? पेरेंट्स के फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। रैम क्या होता है? एचटीएमएल के फ़ॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। व्यू और ब्लूटूथ क्या होते हैं? हमारा स्क्रीन हाइट और स्क्रीन ब्रेड्थ, ठीक है? तो बस यही है। और जैसे हमारा एचटीएमएल में था कि कितनी हमें उसको कितना बड़ा करना है, कितना हमें उसे बोल्ड दिखाना है, कितना हमें इटैलिक दिखाना है, वैसे ही कुछ यहाँ पे है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज़ हम कंटेंट को रीडेबल और प्रोफेशनल बनाने के लिए करते हैं। और देखा जाए कि अगर टेक्स्ट अच्छा नहीं दिखेगा तो वेबसाइट चाहे कितनी भी अच्छी हो, यूज़र नहीं रुकेगा, है ना? तो इसलिए कलर, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला जो आता है कलर। देखो यार, कलर अभी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन कलर प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर सकते हैं। तुम्हें ये पता है, मैंने अभी ये बताया था कलर प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ़ॉन्ट साइज़। चलो फ़ॉन्ट साइज़ बताता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है? तुम्हारे टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। लाइक मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे एचटीएमएल को हटा देता हूँ। मैंने एचटीएमएल को हटाया। एचटीएमएल को हटाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा और 2 रैम मैंने यहाँ पे दे दिया। तो 2 रैम जो हमारा होगा वो इतना बड़ा है। इसको मैं और बड़ा कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ये लिखा 5 रैम, तो ये और बड़ा हो गया। लाइक ये ऐसे ही है। तो फ़ॉन्ट साइज़ से तुम टेक्स्ट का जो साइज़ है कंट्रोल कर सकते हो। तुम अगर बिगिनर हो तो यार पिक्सल यूज़ करना, रैम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं मेरे जैसे। तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब फ़ॉन्ट में ना बहुत सारे मतलब, देखो ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये कुछ और टाइप है, मतलब दिखने में कुछ और है और वैसे कुछ और है। अब मैं जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता हूँ ना यार तुमको फ़ॉन्ट फैमिली। अभी तुम यहाँ पे देखो, इसका कुछ और है और मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, तो मेरे लिए सजेशंस आ गए और सजेशन में मैं सीख भी ले लेता हूँ ये वाली। तो जिस पे ये ग्रीन आएगा ना, मतलब कि वो वाली यूज़ करिए। यहाँ पे तुम देख रहे हो यार, तुम्हें तो एक चाहिए थी लेकिन इतनी सारी क्यों आ गई? देखो, बहुत सारे डिवाइस में या बहुत सारे तुम्हारे सर्वर्स में मान लो ये सीक्यू यूआई नहीं होगा तो तुम्हारी टोमा चलेगी, फिर ये चलेगी, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये चलेगी, ये नहीं होगा तो सेंस सेलेक्ट चलेगी, सेंस सेलेक्ट सब नहीं होती है कॉमन है। तो ये देखो इसका क्या था और क्या हो गया, चेंज हो गया ना टेक्स्ट। तो बस यही है। हाँ, ये फ़ॉन्ट फैमिली, इससे तुम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है? और एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा एक फॉल बैक ज़रूर रखना, कि ये नहीं कि मतलब सीक्यू यूआई तुमने रख लिया और तुम सोच के मान के चलो सबके पास ही हो। 3-4 और फ़ॉन्ट फैमिली की जगह लेके चलना। अब अगले आते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट का मतलब होता है कि तुम अपने टेक्स्ट को कितना बोल्ड दिखा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर लिया अपना बोल्ड। तो बोल्ड से तुम देख सकते हो कितना बोल्ड हो गया। अपने नंबर में भी देख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दिया, तो थोड़ा इफेक्ट नहीं आया। देखो हो गया, देख सकते हो यार तुम, मतलब फ़ॉन्ट को बोल्ड या लाइट भी बना सकते हो। तुम इसको लाइट भी बना सकते हो, यानी कि बोल्ड ही कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट लिखूँगा, सॉरी लाइट लिखूँगा तो यहाँ पे लाइट हो जाएगा। नंबर से भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 200 लिया, यहाँ पे 200 से भी हो गया। देखो ज़्यादा पतला हो गया। तो बस फ़ॉन्ट वेट का काम यही होता है। 400 से ले 400 मतलब 400 तक तो नॉर्मल मान लो तुम, और 700 के बाद जो होता है वो बोल्ड होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट अलाइन। देखो ये मेन चीज़ है। इसलिए तुम ना जो टेक्स्ट है, लाइक जैसे अभी टेक्स्ट मेरा यहाँ आ रहा है, ये कौन सी साइड हो गई? ये लेफ्ट साइड हो गई। तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है और मेरे को ना सेंटर पे शो कराना है। तो मैं क्या करूँगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर, तो ये सेंटर हो गया। टेक्स्ट अलाइन राइट, तो ये लेफ्ट राइट में हो गया। बस टेक्स्ट अलाइन यही करता है, तुम्हारे अलाइनमेंट को चेंज करता है। तुम इसको लेफ्ट कर सकते हो, तुम इसको राइट कर सकते हो, तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई टेक्स्ट न्यूज़पेपर स्टाइल रखता है, ठीक है? तो अब आता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन से ना, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे तो तुम्हें पता कुछ फायदा नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन तुम बेसिकली, मैं तो इसको यहाँ ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कि मतलब अगर मेरे को चाहिए होती है एक अंडरलाइन। मैंने स्पेलिंग गलत करी है, क्या गलत करा है ये? तो टेक्स्ट डेकोरेशन से अब रुको यार, मैं इसको यहाँ पे पहले सेंटर कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई। अ, इसको तुम बहुत सारे लिख सकते हो कि मतलब जरूरत थोड़ी है कि अंडरलाइन के लिए करो। तुम्हें ओवरलाइन चाहिए होगी तो तुम यहाँ लिख सकते हो ओवरलाइन।
तो लाइन इसके ऊपर आ गई। तुम्हें चाहिए लाइन थ्रू, तो ये आ गया तुम्हारा, इसके ऊपर आ जाएगी। और मतलब बहुत सारे होते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे के सारे टाइप्स हैं, ये ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। हाँ देखो, तुम देख सकते हो डैश है, डॉट डॉट है, मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिखता हूँ तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया चेक करते हैं। क्यों नहीं आया, शायद ये काम नहीं कर रहा मेरे डिवाइस में। तो डॉट होता है, डैश होता है, लाइन थ्रू होती है, वो लाइन होते हैं शो। तो देखो यार, बेबी को ना तुम ऐसे नहीं लिख सकते, तुम लिख सकते हो अंडरलाइन बेबी, है ना। तो देखो तुम्हारी अंडरलाइन किस तरह वेवी में आ गई, वेवी मस्त है यार एकदम, यही से लगाया हुआ ज़्यादातर, है ना। अब देखो यार, तुम ना इसके कलर्स भी दे सकते हो, मतलब कि अंडरलाइन ब्लैक ही थोड़ी अच्छी लगेगी, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वो आ जाए एक्वा, तो मैं यहीं पे बेबी के बाद दे दूंगा, तो एक्वा में आ गई। तो ऐसे तुम यहाँ कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, अब तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं, तो टेक्स्ट अलाइन भी तुम्हारा हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन भी तुम्हारा हो गया। लाइन हाइट, पहले मैं इसको हटा दूं क्या, डेकोरेशन को, ठीक है। लाइन हाइट, लाइन हाइट क्या करती है, लाइन हाइट लाइंस के बीच में मतलब लाइन हाइट लाइंस के बीच का गैप होता है। यानी कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे कि हाँ तुम यहाँ समझो कि मैंने यहाँ पे एक पी टैग बनाया, मैंने पी टैग बनाया नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम 45, ठीक है। उसके बाद तुम देख सकते हो फॉन्ट साइज में थोड़ा कम करूँगा, 1 रैम, ज़्यादा कम हो गया 2 रैम, कंटेंट बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, मैं लिखता हूँ लॉरेम 105। तो देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इनके बीच में ये एक ये लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, है ना। तो इन लाइन के बीच में जो गैप है उसको हम मान लो बढ़ा, इसको हम लाइन हाइट कहते हैं, ठीक है। लाइन हाइट में कुछ कंफ्यूज होने वाली चीज़ है नहीं, तो बस यही है। और तुम्हारा इसी के साथ इस वीडियो में शायद यहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया, राइट। तो लाइन हाइट में यही था, और इससे ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि तुम्हें बताने की चीज़ है, बस इतना ध्यान रखना कि 1.4 से 1.6 तक की लाइन हाइट बेटर रहती है, तुमसे रिलेटिवली बढ़ती है यार, देखो सीधी बात है। तो देखो इन सब चीज़ों को ट्राई करना और चेक करना कि मतलब एम10 से तुम पढ़ो, देखो यार बिना पढ़े बिना डॉक्यूमेंटेशन के मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँचता कि मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसलिए यार तुम भी ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का, डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ते रहना। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको रिस्पेक्ट है यार। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स बॉक्स से क्या होता है, एक प्रॉपर लेआउट बनता है और रियल वेबसाइट डिजाइन बनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो CSS डन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।